नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस क्लास में हम आरोह भाग 2 जो कि कक्षा 12 की पुस्तक है, उसके पद्य खंड से प्रश्नों को देखेंगे। पाठ के नाम देख लेते हैं। इसमें पाठ है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय और एक गीत, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग है, तुलसीदास की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं और उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंथ। इन सभी पाठों से हम प्रश्नों को देखेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी है, इसलिए क्लास को मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगी, प्रश्नों को पढ़ूंगी और उसके आंसर को पढ़ूंगी। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार करने का मौका मिलेगा कम समय में ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय और एक गीत से प्रश्न। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि कवि किसका भार लिए फिरता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जग जीवन का। अगला प्रश्न है कि कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो सही उत्तर है इसका प्यार। अगला प्रश्न है कि कवि किस सुरा का पान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नेह का। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? सही उत्तर है इसका स्वप्निल संसार लिए फिरता है। अगला प्रश्न है, कवि हृदय में क्या जला कर दहा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? सही उत्तर है इसका युवावस्था का। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका राग, राग लिए फिरता है। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है, कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी जो है वह शीतल है। अगला प्रश्न है कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दीवाना। अगला प्रश्न है कि कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सही उत्तर है इसका मस्ती का संदेश लिए फिरता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? यहाँ थोड़ा सा सही से मैं इसको नहीं लिख पाई हूँ। यह है 1907, 1908, 1909 और या 1890। सही उत्तर हो जाएगा 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किस के मन में आ रहा है? सही उत्तर हो जाएगा पंथी के। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? सही उत्तर हो जाएगा बच्चन। ऐसे ही केवीएस की तैयारी करने के लिए, कम समय में केवीएस की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी। और कमेंट आप बेझिझक कर सकते हैं, आपको कुछ भी कमेंट हो तो आप बेझिझक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा पंथी। पंथी यानी जो राही होते हैं, यात्री। अगला प्रश्न है कि किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चिड़िया के। ये सभी प्रश्न पाठ के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है कि नीड़ का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा घोंसला। परीक्षा में अगर आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिखें तो आपको कभी भी जो है उसका आंसर जो किताब में पाठ है, पाठ के अनुसार देना है, न कि अपने अनुसार देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, कि उसको जाने की जल्दी रहे। अगला प्रश्न है कि बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो वो तेजी से उड़ती है, तेजी से उड़कर अपने घोंसले की तरफ जाती है। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अर्थ जोड़ते हैं। यहाँ पर अर्थ यानी धन, धन से है। अगला प्रश्न है कि कवि कैसे संसार को ठुकराता है? सही उत्तर हो जाएगा वैभवशाली, वैभवशाली संसार को वह ठुकराता है। अगला प्रश्न है कि कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? सही उत्तर हो जाएगा अवसाद लिए फिरता है। आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि कवि ने संसार को कैसा माना है?
तो सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण माना है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसे नोट करना चाहिए कहीं, तो उसको भी नोट करिए और क्लास को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार सजोए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावों के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि सुख दुख में कैसा रहता है, तो कवि जो है सुख दुख में सम रहता है, यानी समान भाव का रहता है, एक समान रहता है। अगला प्रश्न है कवि का आशय भव सागर से क्या है, तो भव सागर यानी संसार रूपी सागर। अगला प्रश्न है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ में कौन सा अलंकार है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार, स्नेह रूपी सुरा। अगला प्रश्न है एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है, तो सभी समय को कवि ने परिवर्तनशील माना है। आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है, सही उत्तर है परिवार से बिछोड़ने के कारण। अगला प्रश्न है कि कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं, सही उत्तर है इसका विह्वलता। अगला प्रश्न है कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा नीड़ों से, यानी अपने घोंसलों से झांकने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है, तो वह तेजी से उड़ती है, इस क्रिया से वह प्रकट होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है, सही उत्तर है इसका चंचलता। अगला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है, तो सही उत्तर है सूर्य को। अगला प्रश्न है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका विह्वलता। उर यानी हृदय, हृदय में क्या भरता है विह्वलता। अगला प्रश्न है कि पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका सही उत्तर है लाल सवेरा। अगला प्रश्न है मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत की यह पंक्ति पैरों को कैसा कर देता है, सही उत्तर हो जाएगा शिथिल। अगला प्रश्न है कि कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है, सही उत्तर है छंद बनाना। अगला प्रश्न है आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है, सही उत्तर हो जाएगा इसका मस्ती। अगला प्रश्न है पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, सही उत्तर हो जाएगा थका हुआ पंथी। कुछ वन लाइनर प्रश्नों को भी साथ में देखते चलते हैं, जैसे कि आत्म परिचय कविता की काव्य शैली कैसी है, तो यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि कवि इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं, इसका सही उत्तर है इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए। जग जीवन में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि इस दुनिया के लोगों में क्या बांटता फिरता है, तो वह है निश्चल प्रेम। अगला प्रश्न है कि कवि के प्रिय ने उनके कौन से तारों को झंकृत कर दिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा मन रूपी वीणा के तारों को। अगला प्रश्न है कि मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करने से क्या अभिप्राय है, सही उत्तर है दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। अगला प्रश्न है कि सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है, सही उत्तर है जीवन जीना। सांसें जीवन का ही प्रतीक होती हैं। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया है, स्नेह सुरा का। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। कवि किसके नशे में मस्त है, प्रेम रूपी सुरा के। कवि किसकी परवाह नहीं करते, इस दुनिया की। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है, चापलूस व स्वार्थी लोगों से। कवि का संसार कैसा है, वह स्वप्निल संसार है। कवि के अनुसार इस दुनिया को अपूर्ण या अधूरा बनाता है, वह है प्रेम का अभाव, जिससे दुनिया अपूर्ण या अधूरी रहती है। सुख दुख में कौन सा समास है, सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, सुख और दुख यानी द्वंद्व समास। भवसागर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, सही उत्तर है रूपक अलंकार।
आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विरोधाभास अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है कि कवि कौन सी उम्र का उन्माद लिए फिरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यौवन का। कवि के यौवन के उन्माद में भी क्या छुपा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा अवसाद। अगला प्रश्न है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें वे विरोधाभास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि इस दुनिया में लोग क्या जोड़ते रहते हैं? तो वो होगा धन और भौतिक सुख सुविधाएं। अगला प्रश्न है कि मैं और जग और कहाँ का नाता में क्रमशः पहले दूसरे व तीसरे और का मतलब क्या होगा? तो पहला और कवि के अपने लिए, और दूसरा और जो है संसार के लिए, और तीसरा और संसार और कवि के बीच संबंध के लिए यहाँ पर आया है। मैं और जग और कहाँ का नाता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कवि की वाणी कैसी है? तो शीतल है। कवि के शब्दों में किसके बराबर शक्ति है? आग के बराबर। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी विरोधाभास अलंकार होगा। जब कवि का दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया, तब लोगों ने इसे क्या कहा? गीत कहा। कवि फूट पड़े, तब लोगों ने इसे क्या समझा? छंद बनाना। फूट पड़े यानी जब रो पड़े। दुनिया कवि को किस रूप में अपनाती है? तो कवि के ही रूप में अपनाती है। कवि अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहते हैं? तो प्रेम दीवाने के रूप में। कवि इस दुनिया में किसके वेश में फिरते हैं? तो ये दीवाने के वेश में फिरते हैं। कवि दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मौज मस्ती से जीवन जीने का। कवि अपने आप को दुनिया में क्या मानकर चलता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रेम दीवाना। अब कुछ प्रश्न जो इनकी रचना एक गीत है उससे भी देख लेते हैं। एक गीत दिल जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को कहाँ से लिया गया है? तो यह निशा निमंत्रण से लिया गया है। निशा निमंत्रण किसके स्मृति में लिखा गया था? तो कवि ने अपनी पत्नी श्यामा के स्मृति में लिखा था, श्यामा देवी की। निशा निमंत्रण कब प्रकाशित हुई थी? तो सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। कविता में कवि ने कौन से बिंब का प्रयोग किया है? सही उत्तर हो जाएगा दृश्य बिंब। बिंब का जो टॉपिक है वह केवीएस पीजीटी के सिलेबस में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस कविता में दृश्य बिंब है, पूछा जा सकता है। कवि के अनुसार एक ऊर्जावान व खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में क्या होना आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य और प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में कवि ने किसके सदुपयोग पर जोर दिया है? सही उत्तर हो जाएगा समय के। क्या बहुत तेजी से गुजर रहा है? तो दिन और समय तेजी से गुजर रहा है। कविता में कवि दिन को कैसे ढलता हुआ प्रतीत होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जल्दी जल्दी। कविता में दिन और रात किसके प्रतीक माने गए हैं? जीवन और मृत्यु का। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? जी, सही उत्तर हो जाएगा इसका थका पथिक। प्रश्न है पंथी इतना थका क्यों है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वह दिन भर से चल रहा है। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, जैसे कि मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? सही उत्तर है इसका पथिक के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि जल्दी जल्दी का बार दिन का पंथी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला प्रश्न है प्रत्याशा का संधि विच्छेद करना है। प्रत्याशा का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस आशा। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से क्या चाहते हैं? प्रेम, भोजन और सुरक्षा। कविता में कवि हताश और निराश क्यों है? क्योंकि वह अपने परिवार से बिछड़ गया है। कवि के हृदय के भाव कैसे हैं? तो वो हैं बेहुवलता के। मैं हूँ किसके हित चंचल, गीत का यह प्रश्न कवि के पैरों को कैसा कर देता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका शिथिल।
मैं हूँ किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है? इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न अलंकार। इसमें प्रश्न अलंकार है। अगला प्रश्न है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, इसमें कौन सा रस है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वियोग श्रृंगार रस। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। आगे बढ़ते हैं और कवि हरिवंश राय बच्चन से कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने गए हैं? तो ये छायावादोत्तर युग के कवि माने गए हैं। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने गए हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में मुंबई में। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ थे? सही उत्तर है इसका विदेश मंत्रालय। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और निशान निमंत्रण। अगले जो प्रश्न है वो आलोक धनवा के पतंग रचना से है, यानी पाठ 2 से है। देखते हैं। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? सही उत्तर हो जाएगा इसका भादो। भादो की बात कही है इन्होंने। अगला प्रश्न है किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा खरगोश की। अगला प्रश्न है कि पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? सही उत्तर हो जाएगा इसका शरद ऋतु। प्रश्न है शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर हो जाएगा मानवीकरण। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज कौन सी है? तो वह है पतंग। शरद क्या चलाते हुए आया है? सही उत्तर हो जाएगा साइकिल। अगला प्रश्न है कि शरद क्या बजा रहा है? सही उत्तर है इसका घंटी। आगे देखते हैं। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारे से बुलाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चमकीले इशारों से। अगला प्रश्न है कि भादो किसका प्रतीक है? सही उत्तर है अंधकार का। शरद किसका प्रतीक है? तो वह है प्रकाश का प्रतीक। हिंदी में टाइप सही से नहीं हो पाता है। जब भी हिंदी टाइप करते हैं तो सही से हो ही नहीं पाता। यहाँ पे प्रकाशा हो गया है, यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए। कपास किसका प्रतीक है? तो वह है कोमलता का प्रतीक। अगला प्रश्न है कि पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? सही उत्तर है बेसुध होकर। प्रश्न है उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? सही उत्तर हो जाएगा डाल की तरह। उसमें अगला प्रश्न है कि मृदंग क्या है? मृदंग लंबी ढोलक को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा लंबी ढोलक। आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है मुंगेर। अगला प्रश्न है आलोक धनवा को सम्मान कौन सा मिला था? तो इनको मिला था पहल सम्मान। पहला नहीं है, पहल सम्मान है। अगला प्रश्न है आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है कि छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो वह निडर बन जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है? सही उत्तर हो जाएगा इसका आकाश को छू लेने का एहसास होना। अगला प्रश्न है कि शरद की साइकिल कैसी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चमकीली है। प्रश्न है आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? इसका आशय है स्वच्छ और सहज। अगला प्रश्न है बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? सही उत्तर है गिरने से बचाता है। ये सभी प्रश्न पाठ के अनुसार हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? सही उत्तर हो जाएगा थाम लेती हैं। बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा पतंगों के साथ साथ। अगला प्रश्न है कि छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो गिरने का भय है। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए आया है? सही उत्तर हो जाएगा इशारों के लिए। अगला प्रश्न है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? सही उत्तर है इसका कल्पना के सहारे। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोमलता की। अगला प्रश्न है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? किसके समान बजाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मृदंग के समान।
प्रश्न है कि पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? सही उत्तर है बच्चों के। जहाँ-जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर है इसका शरद ऋतु। अगला प्रश्न है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा रंध्रों के सहारे। अगला प्रश्न है पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो खरगोश की आंख जैसा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को कहा गया है। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांस की सबसे पतली कमानी पतंग है। कुछ वन लाइनर प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जैसे कि आसमान कब एकदम साफ, स्वच्छ एवं निर्मल होता है? सही उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु में। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? तो उन्होंने बताया है बच्चों और पतंग के बीच गहरे संबंध को। कवि ने तेज बौछारें गई कहकर किस माह के बीत जाने की बात कही है? सही उत्तर हो जाएगा भादो। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। सभी पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? तो आई है शरद ऋतु। पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार होगा? सही उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार। प्रश्न है कवि ने शरद ऋतु की तुलना किससे की है? सही उत्तर हो जाएगा इसका साइकिल चलाने वाले किसी छोटे बच्चे से। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घंटी जोर से बजाते हुए पंक्ति की विशेषता बताइए। तो इस पंक्ति की विशेषता है कि यह श्रव्य बिंब है, क्योंकि घंटी बजाते हुए आया है तो सुनने में विशेषता है, इस यहाँ पर श्रव्य बिंब है। जोर जोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आकाश को एकदम मुलायम किसने बनाया है? सही उत्तर हो जाएगा बालक शरद ने, शरद ऋतु ने, जिसको यहाँ पर बालक कहा गया है। बालक शरद ने आकाश को एकदम मुलायम क्यों बनाया है? ताकि बच्चे पतंग उड़ा सकें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। पतंगबाजों के पैर कैसे हैं? तो उनके पैर जो हैं बेचैन हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार होगा। आगे जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो कुंवर नारायण के पाठ कविता के बहाने और बात सीधी थी पर से देख रहे हैं, और इसमें पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कविता के बहाने, कविता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। दूसरा प्रश्न है कि कविता किसके बहाने एक उड़ान है? सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया के बहाने। अगला प्रश्न है कि कविता फूलों के बहाने क्या है? तो वह फूलों का खिलना है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि कविता किसके बहाने खेल रही है? सही उत्तर हो जाएगा बच्चे के। अगला प्रश्न है सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सही उत्तर हो जाएगा इसका भेदभाव नहीं रखना। अगला प्रश्न देखते हैं बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? तो वो हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि बात सीधी सी बात किस चक्कर में फंस गई थी? तो वह भाषा के चक्कर में फंस गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? कवि किसे पाने की कोशिश करता है? सही उत्तर हो जाएगा बात को। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई है? तो वह और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई है। अगला प्रश्न है कि कवि क्या करतब कर रहा था? सही उत्तर है इसका बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगला प्रश्न है कि बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? तो वह एक बच्चे के समान खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बात की चूड़ी मरना से तात्पर्य है प्रभावहीन होना। अगला प्रश्न है कि बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट होना यानी समझ में आना। अगला प्रश्न है कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है। बात यानी बात समझ में नहीं आना। अगला प्रश्न है कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है।
अगला प्रश्न है कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1927 में। 1927 में जन्म हुआ था इनका। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? सही उत्तर है इसका आत्मजयी। अगला प्रश्न है कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? सही उत्तर है इसका इन दिनों। इन दिनों काव्य संग्रह से यह कविता है। बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? सही उत्तर है कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है कि कविता किसका खेल है? सही उत्तर हो जाएगा इसका शब्दों का। अगला प्रश्न है कि बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? सही उत्तर हो जाएगा भाषा की। अगला प्रश्न है कि कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? सही उत्तर हो जाएगा इसका चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कल्पना करना। और प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे कि बिना मुरझाए महकने के माने में अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो वो और भी ज्यादा क्या हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? सही उत्तर हो जाएगा नागर संवेदना के या शहरी चित्रण के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? सही उत्तर हो जाएगा भाषा की सहजता पर। अगला प्रश्न देखते हैं अच्छी कविता का बनना सही बात का सही से किससे जुड़ना है? सही उत्तर हो जाएगा शब्द से। अगला प्रश्न है कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? सही उत्तर हो जाएगा बात। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी? तो वह पेचीदा होती गई थी, मुश्किल होती गई थी। भाषा को क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई थी? तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया था? सही उत्तर हो जाएगा खेल। अगला प्रश्न है बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या था? अर्थवाद। सही उत्तर हो जाएगा इसका अर्थवाद। अगला प्रश्न है कि बिना मुरझाए क्या महकता है? तो वह है कविता। फूल मुरझा जाते हैं लेकिन कविता नहीं मुरझाती है। अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जैसे कि कविता के बहाने कविता में कौन सा छंद है? तो यह कविता मुक्त छंद में है। कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शिल्प शैली है? तो यह बिंब प्रधान है। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कविता के। अगला प्रश्न है कि कवि के लिए कविता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मन की उड़ान। कवि के लिए कविता किसका खेल है? सही उत्तर है इसका शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न है किसकी उड़ान को सीमित बताया गया है? तो चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया गया है। और किसकी उड़ान को असीमित बताया गया है? तो कविता की उड़ान को असीमित बताया गया है। कविता के पंख किसका प्रतीक है? तो वह है कवि की कल्पनाओं का प्रतीक। कविता के पंख में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो वह चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता क्या जाने में कौन सा अलंकार है? इसमें प्रश्न अलंकार हो जाएगा। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो है सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, उसका कोई दायरा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बाहर भीतर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता फूलों के बहाने क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका खिलना। आगे हम कवि से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1927 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। नारायण जी की मूल विधा क्या रही है? तो यह कविता ज्यादातर लिखते थे। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण जी ने कविता के अलावा कौन सी विधा में लेखन कार्य किया है? तो उन्होंने चिंतन परक लेखन, कहानियां और सिनेमा समीक्षाएं लिखी हैं। कुंवर नारायण ने कौन से प्रबंध काव्य की रचना की? उत्तर है इसका आत्मजयी। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? नागर संवेदना के। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार।
कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की थी? तो सन 1950 से। कुंवर नारायण की पहली रचना क्या है? वह है चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की प्रथम रचना चक्रव्यूह कब लिखी गई थी? 1956 में। आगे हम रघुवीर सहाय के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज से प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, हम किस पर बोलेंगे? सही उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन पर। हम क्या हैं? तो समर्थ हैं। हम किसे लाएंगे? दुर्बल को। दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? कि हम समर्थ हैं और शक्तिवान हैं। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख नहीं बता पाएगा। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही गहरा अर्थ छोड़ती है ये। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? रुला देते हैं। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज को क्या दिखाएंगे? तो रोने से फूली आंख दिखाएंगे। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शन और अपाहिज को रोते हुए। अगला प्रश्न है कि पर्दे पर किसकी कीमत है? सही उत्तर हो जाएगा वक्त की। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? रोते हुए धन्यवाद देगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए थे इसलिए कहता है। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म किस सन में हुआ था? सही उत्तर है 1929। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का निधन किस सन में हुआ था? 1990 में हुआ था। इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पर्दे पर किस चीज की कीमत बताई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वक्त की कीमत। पीछे हमने देखा इस प्रश्न को। रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाशित किस पत्रिका में कार्य करते थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका कल्पना में। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो लोग भूल गए हैं। इस संग्रह में यह संग्रहित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? सही उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन वालों पर। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन वाले किस की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? सही उत्तर है इसका अपाहिज की। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज किस छंद में रचित कविता है? सही उत्तर हो जाएगा मुक्त छंद में। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा है? सही उत्तर है सामाजिकता। अगला प्रश्न है कि अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन वाले। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? सही उत्तर हो जाएगा क्रूरता की। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता था? तो वो दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रोते हुए दिखाना चाहता था। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? सही उत्तर है दूरदर्शन वालों को। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? सही उत्तर है अपंग को। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देती है? तो वह है कसमसाहट। अगला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? सही उत्तर है संवेदनहीनता। अगले जो प्रश्न है वह है पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह की उषा से। प्रश्न है, उषा कविता किसकी रचना है? सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभात का। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो वह शंख के जैसा बताया गया है। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? सही उत्तर हो जाएगा भोर के तारे को। अगला प्रश्न है कि लाल केसर से धुली हुई काली सिल्क क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका आकाश। उषा का जादू किसके उदय होने
पर अथवा किससे टूटता है? सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के। अगला प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? सही उत्तर हो जाएगा पवित्रता के भाव को। बहुत नीला राख जैसे में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने स्लेट पर, में स्लेट क्या है? तो वह धरती है। अगला प्रश्न है कि नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें कौन सा भाव है? सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वलता का भाव। अगला प्रश्न है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इसमें कौन सा भाव है? तो इसमें सहजता का भाव है। बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है? सही उत्तर हो जाएगा केसर से। अगला प्रश्न है कि नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत होता है? तो वह गौरवाणी या सुंदरी जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि प्रातः आकाश का रंग कैसा था? सही उत्तर हो जाएगा इसका नीला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? सही उत्तर है शब्द चित्र। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? तो वह है सूर्योदय, सूर्य का उदय हो गया है। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चौका। होने की बात कही गई है, तो इसका सही उत्तर है राख से। अगला प्रश्न है कि उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? तो वह है लाल रंग। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? चौका। अब हम कुछ वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे कि उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब कहा करता था? तो वो थे शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता के कवि कौन माने जाते हैं? वह है शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। उषा कविता की विशेषता क्या है? यह है कि यह कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र को प्रस्तुत करती है। उषा कविता किसका गतिशील सचित्र है? वह है गांव की सुबह का। अब जो प्रश्न है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बादल राग से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बादल राग के कवि कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका क्रांति के रूप में। अगला प्रश्न है कि बादल को क्रांति का क्या बताया गया है? तो दूत बताया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन में सुख कैसा है? तो वह अस्थिर है। सुख जो है अस्थिर है। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? तो मन के समान। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता है? तो सुख दुख की छाया का आवागमन चलता है। संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? शांति का। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? सुख और शांति की। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो वह क्रांति का प्रतीक है। धरती का शोषण कौन कर रहा है? गर्मी कर रही है। अगला प्रश्न है कि क्रांति के बादलों की गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? सही उत्तर है पूंजीपति वर्ग। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? बड़े बड़े वृक्ष। अगला प्रश्न है कि क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? तो वह निम्न वर्ग को मिलता है। अगला प्रश्न है कि अंग अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा धनी। अगला प्रश्न है कि बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? सही उत्तर हो जाएगा कृषक। अगला प्रश्न है सरसों का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? सही उत्तर हो जाएगा रोग शोक में। अगला प्रश्न है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षीण यानी कमजोर। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता में रण भेरी किस तरह से भरी होने की बात कही गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आकांक्षाओं से। अगला प्रश्न है कि रुद्ध घोष है क्षुब्ध तोष, यहाँ क्षुब्ध का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा खिन्न। अगला प्रश्न है बादल राग किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है कि निराला ने किस छंद में रचनाएं रची? सही उत्तर है इसका मुक्त छंद में।
बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? सही उत्तर हो जाएगा अनामिका में। आगे जो प्रश्न है वह पाठ तुलसीदास से है। सबसे पहले देखते हैं क्या प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न है कि कवितावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है संसार के सभी लोग क्या करते हैं? तो वह पेट भरते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं? तो वह है पेट। अगला प्रश्न है कि लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? तो वह है धर्म अधर्म की भावना। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? तो वह समुद्र की आग से बढ़कर है। अगला प्रश्न है कि किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? तो वह है राम की कृपा से। उत्तर इसका राम की कृपा से है। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा गरीबी और बेकारी का। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा रावण रूप में। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? सही उत्तर है प्रभु राम। अगला प्रश्न है कि किसबी से क्या अर्थ है? यहाँ पे किसी नहीं रहेगा, किसबी रहेगा, तो किसबी का अर्थ है मजदूर। अगला प्रश्न है कि तुलसी जी किस चीज का खंडन करते हैं? तो वह जाति का खंडन करते हैं। कवि के अनुसार वे कहाँ सोते हैं? तो मस्जिद में सोते हैं। उन्होंने कहा है ना, मांग के खाइबो मस्जिद के सोइबो। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? तो भीख मांग कर भरते हैं। अगला प्रश्न है कि कवितावली उत्तरकांड से में कौन सा छंद है? तो यह इसमें कवित्त छंद है। अगला प्रश्न है कि दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। दरिद्रता यानी गरीबी रूपी रावण। अगला प्रश्न है कि कवितावली उत्तरकांड में से किस शैली का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है अभिधात्मक शैली का। अगला प्रश्न है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। हनुमान जी राम से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? तो वो संजीवनी बूटी थी। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे? तो वह थे हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस भाषा इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये अवधी भाषा में है। लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका युद्ध में। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया था? तो सब सुखों का त्याग किया था इन्होंने। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा था? सही उत्तर हो जाएगा राम। अगला प्रश्न है संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सहोदर भाई। अगला प्रश्न है कि पक्षी किसके बिना दीन होता है? सही उत्तर हो जाएगा पंख के बिना। अगला प्रश्न है कि सांप का जीवन किसके बिना असंभव है? तो वह है नागमणि के बिना। हाथी की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है? तो उसके सूंड के बिना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर है पाठ में सूंड आया है। अगला प्रश्न है कि श्री राम के मत अनुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? तो वह पत्नी की, पाठ में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण की माता जी का क्या नाम था? तो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा। श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल के समूह से की गई है। अगला प्रश्न है प्रभु का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गया था? यहाँ पे प्रलाप रहेगा तो वह हो जाएगा बानरों का समूह। प्रभु के प्रलाप के समय वहां अचानक कौन आ गए थे? तो हनुमान जी आ गए थे। हनुमान के आगमन के से करुण रस में किस रस का समावेश हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वह वीर रस है। वीर रस का समावेश हो गया था। पंक्तियां आती हैं ज्यों करुणामह वीर रस। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग है? सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण का। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? सही उत्तर है इसका कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के पास गया था। अगला प्रश्न है कि कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था? तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यमराज हो। अगला प्रश्न है कि श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? सही उत्तर हो जाएगा पंछी की। अगला प्रश्न है रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ? सही उत्तर है कुंभकर्ण। अगला प्रश्न है श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए थे? सही उत्तर है वानर।
अगला प्रश्न है कि स्नेह विपिन हिम आतप बाता, यहाँ आतप का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा धूप। आतप का अर्थ होता है धूप। अगला प्रश्न है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की? तो सही उत्तर है इसका वीर रस। अगला प्रश्न है मणि बिनु फनी करिबर करहीना, यहाँ करिबर का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाथी। अगला प्रश्न है लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? सही उत्तर हो जाएगा श्री राम को। अगला प्रश्न है श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? सही उत्तर हो जाएगा भानु कपि समूह। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कवितावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। कवितावली में कितने कांड हैं? तो इसमें भी 7 कांड हैं। उत्तरकांड कौन सा कांड है? अंतिम कांड है। पूरी कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का वर्णन किया गया है? अभिधात्मक शैली का। कवितावली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस वक्त की किस स्थिति का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति का। अगले प्रश्न जो है फिराक गोरखपुरी के पाठ रुबाइयां से हैं। पहला प्रश्न है कि किसका तवाजुन कायम है? सही उत्तर हो जाएगा फितरत का। अगला प्रश्न है कि कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? तो वह शेरों की चमक की बात कर रहा है। जंगल के शेर नहीं है, ये कविता वाला शेर है। कवि अपनी गजलों को किनके प्रति समर्पित करता है? सही उत्तर हो जाएगा मीर के। मीर एक शायर हुए थे। अगला प्रश्न है पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा कुछ बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा संतुलन। अगला प्रश्न है कि रात गए गर्दे पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न है कि तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, यहाँ जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कण कण। जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कण कण। अगला प्रश्न है कि रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा राखी के। रुबाइयां किसकी रचना है? तो यह फिराक गोरखपुरी की रचना है, यह गोरखपुर के थे इसलिए इनका नाम गोरखपुरी है। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा घर के आंगन में। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बच्चा। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हंसी। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? निर्मल जल से। किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका दिवाली। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे गए हैं? वह है चीनी मिट्टी के। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक नर्म चमक। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? तो वह एक दर्पण देती है। अगला प्रश्न है राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे थे? बिजली की तरह चमक रहे थे। रुबाइयां में किस छंद का प्रयोग है? तो वह रुबाई छंद है। अगला प्रश्न है कि रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? सही उत्तर है कड़कड़। अगला प्रश्न है कि रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका तारे। अगला प्रश्न है कि तारे क्या झपकाते हैं? इसका सही उत्तर है आंखें। अगला प्रश्न है कि कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका समाज के लोग। अगला प्रश्न है कि कवि किस कीमत को अदा करने की बात करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेम की कीमत को। अगला प्रश्न है कि कवि किसको संबोधित करता है? सही उत्तर है प्रियतमा को। अब हम पाठ 10 उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा उमाशंकर जोशी। अगला प्रश्न है कि यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कागज रूपी खेत। यहाँ पर जो खेत है उसी को कागज कहा गया है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? सही उत्तर हो जाएगा शब्द रूपी बीज। अगला प्रश्न है कि कवि क्या बोता था? तो अभिव्यक्ति रूपी बीज बोता था। कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो कागज के पृष्ठ पर।
अगला प्रश्न है कि कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? सही उत्तर हो जाएगा कल्पना का। अगला प्रश्न है कि बीज किस रूप में अंकुरित होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका शब्दों के रूप में। अगला प्रश्न है कि कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है? सही उत्तर हो जाएगा साहित्य की अमृत धारा को, साहित्य की। अगला प्रश्न है साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? सही उत्तर हो जाएगा अनंत काल तक। कवि ने किसे रसायन कहा है? सही उत्तर है कल्पना को। अगला प्रश्न है छोटा मेरा खेत में कौन सी शैली है? तो इसमें प्रतीकात्मक शैली है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। बगुलों के पंख किसकी रचना है? तो यह उमाशंकर जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? सही उत्तर है इसका आँख। अगला प्रश्न बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? सही उत्तर है इसका सफेद। आकाश किससे भरा हुआ है? तो वह है काले बादलों से। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा सांझ की श्वेत काया के समान। अगला प्रश्न है कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? सही उत्तर हो जाएगा माया रूपी सौंदर्य। अगला प्रश्न है कजरारे बादलों की छाई नम छाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि बगुलों के पंख में कौन सी शैली है? तो इसमें अभिधात्मक शैली है। अगला प्रश्न है कि बगुलों के पंख में कौन सी पदावली है? तो इसमें कोमल कांत पदावली है। अगला प्रश्न है सतेज से क्या अभिप्राय है? सतेज से अभिप्राय है तेजस्वी होना। अगला प्रश्न है बगुले कैसे उड़ रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका पंक्तिबद्ध होकर। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? तो उन्होंने इसे चौकोना खेत कहा है, छोटा मेरा खेत चौकोना। अगला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? सही उत्तर हो जाएगा क्षण की। अगला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? इसका सही उत्तर है शब्द के। अगला प्रश्न है कि बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे कैसे बादलों की छाया छाई है? सही उत्तर है काले बादलों की। अगला प्रश्न है कि बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही गई है? सही उत्तर हो जाएगा साँझ। तो ये थी आज की क्लास। आशा है इससे आपको बहुत सारी मदद मिली होगी आपकी तैयारी में। मदद मिली तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी मन से कीजिएगा।